अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुल्क को बड़े आईनी बहरान से बचा लिया गया। लार्ज बेंच के मुतफिका फैसले ने हुकूमत के तमाम तर इकदाम गैर आईनी करार दिए हैं, जबकि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आइन से मुतसादिम करार देते हुए काबीना 3 अप्रैल की हैसियत में बहाल कर दी गई है। इस फैसले को अपोजिशन जमातें अपनी कामयाबी करार दे रही हैं। जमहूरियत और आइन की फतह करार दिया जा रहा है, जबकि हुकूमत फैसले से ज्यादा खुश नहीं है। अदालती फैसले के बाद कौमी असम्बली के हफ्ते को होने वाले इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया है। वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद इस वोटिंग एजेंडे में चौथे नंबर पर है। इस तारीखी फैसले के बाद सवाल पैदा हो रहा है कि हुकूमत के पास क्या ऑप्शन मौजूद है, अपोजिशन की हिकमत अमली क्या होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला तहरीक इंसाफ के लिए एक सियासी धचका साबित हुआ है, जिसके बाद वजीर आजम इमरान खान ने आखिरी गेंद तक लड़ने का इरादा किया था। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से आज काबीना और पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया गया, जबकि आज शब 9:30 बजे वो एक बार फिर कौम से मुखातिब होने जा रहे हैं। अदालती फैसले से पीटीआई रहनुमा और उनके इत्तेहादी खुश नजर नहीं आते हैं। वजीर आजम के मुतवक्की खिताब से कबल ही हुकूमती बेंचेस की जानिब से आला अदलिया के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे ट्वीट्स और बयानात से जहां खफगी का इजहार किया जा रहा है, वहीं आखिरी ऑप्शन का जिक्र भी किया जा रहा है। इस मामले पर वफाकी वजीर शीरी मजारी का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तनकीद का निशाना बनाया है। शीरी मजारी ने सोशल मीडिया में एक स्टेटमेंट में लिखा कि गुज़श्ता रात एक अदालती मार्शल नाफिज किया गया है। अदालती फैसले में पार्लिमानी बर्तरी को खत्म करते हुए यह तक लिखवाया गया कि कौमी असम्बली का इजलास कब और किस वक्त होना चाहिए। वफाकी वजीर ने अफसोस का इजहार करते हुए मजीद लिखा कि अमरीका की जानिब से हुकूमत को तब्दील करने का मामला, जिसने डिप्टी स्पीकर को रूलिंग पर मजबूर किया, इसे सिरे से नजरअंदाज कर दिया गया, लेकिन यह इख्तिताम नहीं है। शहबाज गिल ने ट्विटर पर बयान जारी करते हुए लिखा कि हमारे बुजुर्गों ने 1947 में अपनी गर्दनें कटवाकर वाघा बॉर्डर पर एक आज़ाद मुल्क में रहने के लिए क्रॉस किया था। हमारे बुजुर्गों को शायद ये पता नहीं था कि बरतानिया के बजाय अमेरिका की गुलामी में जा रहे हैं। इंसानी हुकूक की वजीर अदालती फैसले पर बरहम है। सियासी मुशीर भी गुस्से कर रहे हैं, मगर इमरान खान काबीना के मरकजी किरदार वजीर कानून और वजीर इत्तलात फवाद हुसैन चौधरी अपनी मीडिया टॉक्स में अदालतों को बराह रास्त निशाना बना। आज भी उन्होंने अपनी मीडिया टॉक में कुछ ऐसी बातें की। अगर आप इस नतीजे पे पहुंचना चाहते थे कि रूलिंग सही है गलत है, तो फिर आपको वो मवाद देखना चाहिए था ना, जो कि स्पीकर के पास था या जिसकी बुनियाद पे स्पीकर ने इस फैसले तक पहुंचे। कि उन्होंने स्पीकर को ये कहा है कि वो जो हमारे मुनहरफीन हैं वो वोट डाल सकेंगे, हालांकि वो केस तो सुना ही नहीं गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के सामने तो ये केस ही नहीं था कि वो डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। और ये कहना कि पाकिस्तान में इस तरह से जो हॉर्स ट्रेडिंग है और इस तरह से जो मामला हुए हैं, जाहिर है कि इसके ऊपर पूरी कौम को एक तशवीश है। सुप्रीम कोर्ट का और पार्लिमान का जो एक अपना अपना काम है, हम समझते हैं कि इस फैसले के बाद ये मुमकिन नहीं रहा कि आप ये जो ट्रिकोटोमी ऑफ पावर जिसको हम कहते हैं, या सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो प्रिंसिपल है, वो पाकिस्तान में बुरी तरह उसकी जो है वो खिलाफ वर्जी हुई है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से अदलिया पर तनकीद के बाद पीटीआई के सोशल मीडिया विंग्स भी मुतहर्रिक हो गए हैं। ट्विटर पैनल्स, फेसबुक समेत दीगर प्लेटफॉर्म्स पर भी अदलिया मुखालिफ मुहिम शुरू कर दी गई है, जो कि इंतहाई काबिल मजम्मत है। अपोजिशन जमातों ने भी इस मुहिम की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। अदालती फैसले के बाद आज वजीर आजम इमरान खान ने इंतहाई मसरूफ तरीन दिन गुजारा है और आखिरी गेंद तक लड़ने के लिए वो पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं। आज ही वफाकी वजीर फैसल जावेद खान ने, जो सेनेटर हैं, उन्होंने एक बार फिर सरप्राइज देने का ऐलान कर दिया है। सेनेटर फैसल जावेद साहब ने, फैसल जावेद के मुताबिक इमरान खान जिसका सामना करना आता है, बज़ाहिर ऑपोजिशन को लग रहा है कि वो जीत चुके हैं, मगर ऐसा नहीं है, वो हार चुके हैं। मिठाई फिर जाया। अल्फाज याद रखिएगा कि आने वाला वक्त बताएगा कि इंशाअल्लाह कौम ने फैसला कर लिया है। कप्तान आज शाम एक अहम ऐलान करेंगे, वो अपनी कौम को कभी मायूस नहीं करेंगे। सवाल यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के पास प्राइज़ मौजूद है, वो क्या अहम ऐलान है जो आज वो कौम से मुखातिब होकर करेंगे। हुकूमत बचाने के लिए क्या ऑप्शन इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म के पास पहला ऑप्शन वज़ारत उज़्मा से इस्तीफ़ा है। इसके बाद ख़त के बखिए उधेड़ कर इसे पब्लिक करके अवाम की हमदर्दी समेटी जाए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली डिज़ोल्व कर दी जाए। ये ऑप्शन तो मौजूद है, लेकिन अब से कुछ देर पहले मेंबरान असम्बली, जो केपी असम्बली के मेंबर्स हैं, अपोजिशन मेंबर्स, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की जो वज़ीर आला है उनके खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है। उसके बाद ये ऑप्शन भी अब एग्जॉस्ट नहीं किया जा सकता है। आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी और पार्लिमानी कमेटीज़ के इजलास हुए हैं। सियासी कमेटी ने वफाक और केपी से मुस्ताफ़ी होने की तजवीज़ दी। ज़राए का कहना है कि इजलास में मरासले में मुबैना साजिश को पब्लिक करने या ना करने से मुताल्लिक तजावीज़ ली गई।
अरकान ने मरासले की सीक्रेसी और अदालती हुक्म की रोशनी में तजावीज़ दी, जबकि वज़ीर आज़म ने कहा कि अपोजिशन की बैरूनी साजिश का एहलकार बनने को बेनकाब कर चुके हैं। ज़राए का बताना है कि इजलास में इज्तिमाई इस्तीफ़ों पर भी मुशावरत की गई है और सियासी कमेटी ने वफाक, पंजाब और KP से मुस्ताफ़ी होने की भी तजवीज़ दी है। सियासी कमेटी के बरक्स PTI की पार्लिमानी कमेटी ने इस्तीफ़ों की मुखालिफत की है। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी के इजलास में 98 अरकान कौमी असम्बली ने शिरकत की और ज़राए ये बताते हैं कि पार्लिमानी पार्टी ने कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा ना देने की तजवीज़ दी और कहा है कि हमें असम्बली में अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी के इजलास में फैसला किया गया कि कौमी असम्बली में अरकान लंबी लंबी तकारीर करेंगे, तकरीरें लंबी की जाए ताकि वोटिंग ना हो सके। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में धमकी आमेज खत पर बात नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने हॉर्स ट्रेडिंग पर भी कुछ नहीं कहा। उनको अचकन आसानी से नहीं पहनने देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इस्तीफ़ा दिया जाए इस मामले में फंसी हुई है, जबकि उनके इत्तेहादी उन्हें पहले ही ऐसे मशवरे दे चुके हैं जो उन्होंने नहीं माने। अब ये वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब हैं जो अभी भी कह रहे हैं कि आखिरी ऑप्शन इस्तीफ़ा है, लेकिन खान साहब क्या सोच रहे हैं, उनके रफ़का, उनके मुशीरान क्या सोच रहे हैं, वो किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे, बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार ज़ाहिद हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम ज़ाहिद हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच की जानिब से एक डिसीजन आया और उस डिसीजन के बाद खान साहब की तरफ से एक ट्वीट आती है जिसमें वो फिर इस अज़्म का इरादा करते हैं कि वो आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। सेनेटर फैसल जावेद साहब ने कहा कि ऑपोजिशन बज़ाहिर खुशी मना रही है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, उनके लिए कोई अच्छी बात नहीं है। तो लग ये रहा है, तासुर ये मिल रहा है कि इमरान खान साहब कोई आसानी से तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होने देंगे। क्या तहरीक अदम एतमाद को टालने का कोई ऑप्शन इस वक्त खान साहब के पास मौजूद है? मेरा ख्याल तो नहीं है कोई ऑप्शन, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है बहुत वाज़ेह है। सुप्रीम कोर्ट ने जिनके तमाम जो इक़दाम थे अप्रैल 3 के, उसको जो है इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया है और ये कहा है कि जो है कि कल जो है 9 अप्रैल को इजलास बुलाया जाए, वहाँ पे जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का फैसला करने के साथ साथ भी जो है हाउस जो है वो नया लीडर भी मुंतखब करे। तो मेरे ख्याल है कि इसके बाद जो भी इक़दाम करेंगे इमरान खान साहब इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, वो मेरा ख्याल ये है कि उसकी नौयत ऑलरेडी जो है वो एक लिहाज से इलीगल होगी, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ज़ाहिद हुसैन साहब, हमने देखा कि आज भी फवाद चौधरी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर बड़ी तनकीद की और फिर शीरी मज़ारी साहिबा ने तो इसको जुडिशल कू तक कह दिया। तो इससे कोई ऐसा तासुर मिलता है या ऐसा तासुर लेना चाहिए कि खुदा न खास्ता कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट भी जा सकते हैं? कोर्ट के डिसीजन पे तो नहीं जा सकते हैं। कोई भी शख्स, कोई इदारा, कोई भी मुल्क का इदारा जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता है। और अगर फ़र्ज़ की ये कोशिश भी की जाती है तो उसकी हैसियत कुछ नहीं रहेगी। और उसके साथ ये भी है कि जो कानून के मुताबिक कि तमाम इदारे मुल्क के जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से लेके तमाम इदारे जो हैं वो उस हुक्म के ताबेदार होंगे। तो ये कि अगर वो कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश भी करेंगे तो मेरे ख्याल वो कामयाब नहीं होंगे। उनके पास तो एक ही तरीक़ाकार है कि वो फेस करें नो कॉन्फिडेंस वोट को, और उसके बाद जो है अगर वो मतलब इस बात में ये उनके साथ लोग आ जाते हैं या उनके लाइज वापस आ जाते हैं तो उनको वो कामयाब हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यानी पार्लियामान के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव को फेस करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आज बड़ा इंपॉर्टेंट एक खिताब है इमरान खान साहब को और कहा जा रहा है कि उसमें एक अहम ऐलान मुतवक्के है। ज़ाहिद हुसैन साहब, आपको क्या लगता है वो अहम ऐलान क्या हो सकता है? क्या वो वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर सकते हैं? लेकिन अभी जो मैं देख रहा था वो अभी तो ऐसा मालूम हो रहा है कि उन्होंने कहा है अपनी पार्टी के लोगों के साथ जो मीटिंग थी उनकी कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे। इस्तीफ़ा देने का मतलब ये है कि वो जो है शिकस्त को तस्लीम करेंगे और जो है या जो है वो जो उनका कहना ये है कि जो फॉरेन कॉन्स्पिरेसी उनके ख़िलाफ़ हो रही है उसको तक़वियत देंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि वो रिज़ाइन करेंगे। अब देखना ये है कि कौन सा सरप्राइज़ है, क्योंकि जिस तरह से पहले उन्होंने सरप्राइज़ दिया था वो किसी को भी यकीन नहीं आया था कि ये इस किस्म की चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अगर उस वक्त तो शायद ये कर सकते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ इनके जो अप्रैल 3 के इक़दाम थे इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है, बल्कि ये भी उनको पाबंदी लगाई है कि कोई ऐसी चीज़ फैसले नहीं कर सकते हैं बगैर सुप्रीम कोर्ट के
उसके मुशावरत अप्रूवल। के बारे बिल्कुल। अब देखिए ज़ाहिर है साहब, आज के दिन तक तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं। आज उन्होंने वफाकी काबीना का इजलास भी बुलाया, फिर सियासी पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी बुलाया। आपको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस अगेंस्ट द ऑपोजिशन बीइंग प्राइम मिनिस्टर हुकूमत में होते हुए वो ले सकते हैं, यानी जाते जाते कोई आखिरी धचका कोई ऑपोजिशन के लिए हो सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कर सकते। जैसे मैंने पहले कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पाबंदी भी लगाई है कि कोई वो इस किस्म के इकदाम, कोई भी इकदाम नहीं कर सकते हैं। मतलब प्राइम मिनिस्टर तो हैं, वो सदर भी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन उन पे एक हद तक कतगन लग गई है कि वो कोई इस किस्म के फैसले नहीं कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि वो, अगर वो कोशिश भी करते हैं इस किस्म के कोई फैसले करने की, तो फौरन जो है सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगी। देखिए, अभी ये कहा जा रहा है कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो डिस्कस नहीं हुई और कोर्ट के इस डिसीजन में नहीं है, वो डिप्लोमेटिक केबल है या सफारती मरासला है, जिसको शायद सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले के अंदर नहीं रखा, या जब बात हुई भी तो कहा गया कि वो तो आईनी मामलात को देखेंगे। तो आपको लगता है, क्योंकि आज कैबिनेट के अंदर डिस्कस भी हुआ, पार्लिमानी रहनुमाओं से इस पर मुशावरत भी की गई, कि क्या इसकी सीक्रेसी को, इसको क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को डी क्लासीफाई कर देना चाहिए और पब्लिक कर देना चाहिए, तो क्या इसको आज इमरान खान साहब अपने खिताब में उसके कंटेंट्स और फिर वो जो जितने ताने बाने को सबूत ऐसा जो आवाम के सामने पेश कर सके, डू यू थिंक कि वो करेंगे ऐसा? देखिए, अगर कर भी देते हैं तो एक लिहाज से ये इंतहाई गलत इक़दाम होगा, क्योंकि इस किस्म के केबल जो है, अगर आप उसको जो है वो इस तरह से लेके आएंगे अवाम में या पब्लिक में लेके आएंगे, तो उसके बाद आपके जो खुद डिप्लोमेटिक सर्विस है उसके ऑफिसर्स के लिए बहुत मुश्किल होगा अपने जो है वो जो फ़राइज़ अंजाम देते हुए, क्योंकि इस किस्म के जो मरासलात होते हैं वो टॉप सीक्रेट होते हैं। उसको सिर्फ चंद लोग जो है उसको उसके साथ उनकी होती है, उनके पास मौजूद, उनके पास जा सकती है। लेकिन अगर ये इक़दाम उठाते हैं तो इंतहाई कदम होगा ये। तो जैसे से फिर एक इंक्वायरी कमीशन आज हुकूमत ने अनाउंस किया है, एक तहकीकाती कमीशन 90 रोज़ के अंदर अपनी तहकीकात मुकम्मल करेगा। एक रिटायर्ड जनरल को उसका सरबराह मुकर्रर किया, जब से कुछ देर पहले खबरें आई कि उन्होंने सरबराही से माजरत कर ली इस इंक्वायरी कमीशन के। तो फिर इसकी हैसियत क्या होगी, इसका मैंडेट क्या होगा? फिर ये क्या, जब हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि इसकी कंटेंट्स और वो ताने बाने उसके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से मिलते हैं, तो फिर ये किस मैंडेट के तहत बनेगी और इसकी क्या हैसियत होगी? देखिए, सबसे बुनियादी चीज़ें जब इस किस्म के कमीशन बनाते हैं, तो सबसे पहले ये है कि आप जो जिसको सरबराह बनाना चाह रहे हैं, उसकी जो है पूरी आप उसकी जो अप्रूवल चाहिए होती है, उसकी कंफर्मेशन चाहिए होती है। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि हुकूमत के जैसे इक़दामात हैं, उसका इज़हार इसमें भी होता है कि आपने अनाउंसमेंट तो कर दी है, एक कमीशन का भी है, और उसके सरबराह के हैसियत से जनरल तारिक को जो है नॉमिनेट भी किया, लेकिन उसके चंद मिनट के बाद जो है उनका एक लिहाज से जो तरदीदी बयान आ गया। तो मेरी समझ से बाहर है कि जब इस किस्म का जैसे आप कह रहे हैं कि हाई पावर्ड कमीशन बना रहे हैं, तो उसके बाद जो है अगर उन्होंने इतनी भी तैयारी नहीं की, इतना भी नहीं मालूम किया कि जिसको सरबराह बना रहे हैं वो इस बात के लिए तैयार है या नहीं है, तो मेरा ख्याल ये है कि जब उनके बयान के बाद तो ये बिल्कुल कमीशन की नौयत भी जो है कोई रहती नहीं। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये है कि अगर इस कमीशन बना भी देते हैं तो आगे चल के ये बात आएगी कि फिर उसकी हैसियत क्या होगी अगर नई गवर्नमेंट जो आती है। ठीक है, नई गवर्नमेंट जो है शायद पाबंद होकर उस कमीशन को करे, लेकिन ये है कि फिर उसके ऊपर किस तरह से कार्रवाई करेंगे। एक तो ये बात आती है। मेरा ख्याल ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, जो अब इक़दाम कर रहे हैं, वो एक डेस्परेट मूव है कि अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको जो है एक हद तक मोबिलाइज रखा जाए, उनको यकीन दिलाया जाए कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही है, या वो ऐसे इक़दाम कर रही है जिसके ज़रिए वो आप जिसको अपोजिशन को एक्सपोज कर सकते हैं। मेरा ख्याल ये कि सबसे बेहतर चीज़ जो होगी इमरान खान साहब के लिए होगी कि जो है वो ये कि कल या तो मुस्तफ़ी हो जाएं या जो है कल फेस करें नो कॉन्फिडेंस को, क्योंकि जब अगर हो भी जाते हैं, इक़्तिदार से हट भी जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो जो है पार्लियामेंट से भी हट जाएंगे। उनके वहाँ पार्टी मौजूद होगी और उनके पास एक आईनी एक तरीक़ाकार होगा कि वो अपनी सियासत को आगे कर सकें। लेकिन जैसे सब इस इज्तिमाई इस्तीफे देने के ऑप्शन पर भी तो गौर किया जा रहा है कि 135, 140 जितने भी हुकूमत के पास नंबर्स हैं वो सब कलेक्टिव रेजिग्नेशंस दे दें। मेरा ख्याल ये नहीं होगा। अगर कोशिश भी करें, अगर ये हुक्म भी करेंगे, तो उसमें से बहुत से लोग नहीं इस्तीफा देंगे। देखें, इस वक्त एक और सबसे बड़ी बुनियादी बात है कि जब कोई जो है नेशनल असेंबली में इलेक्ट होकर आता है, तो वो ये नहीं चाहेगा कि वक्त से पहले वो इस्तीफा दे दे, और उसके बाद उसको ये भी पता है कि जो है उसका
इसका आगे चल के उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो मैं नहीं समझता हूँ कि अगर कोई इस किस्म का फ़ैसला हुकूमत करेगी तो उस पर अमल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मरकज़ में तो एक आइनी बहरान से बचा लिया है, लेकिन सूबे के अंदर पंजाब में एक बहरान क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। 8वां IG तब्दील होने जा रहा है, चीफ सेक्रेटरी की तब्दीली की भी बाज़गश्त है। ये क्या हो रहा है पंजाब में, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वफाक को एक बड़े सियासी और आइनी बहरान से बचाया, मगर पंजाब में भी सियासी बहरान आइनी बहरान में तब्दील हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब के मुस्ताफ़ी होने और गवर्नर पंजाब की बरतरफी से सियासी बहरान पैदा तो हुआ, मगर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा होने पर आइनी बहरान की शक्ल इख्तियार कर गया है। जबकि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी जाते जाते गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने IG और चीफ सेक्रेटरी को तब्दील करने की गैर कानूनी समरी इरसाल कर दी है। IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को 8वीं बार तब्दील करने का फैसला किया गया है। IG और चीफ सेक्रेटरी को कल दोनों को गवर्नर हाउस तलब किया गया था। IG और चीफ सेक्रेटरी को MPAs को तोड़ने का कहा गया था। IG और चीफ सेक्रेटरी ने MPAs को तोड़ने का टास्क निभाने से इनकार किया, यानी ये गैर आइनी इकदाम, गैर कानूनी इकदाम करने से जो है उन्होंने इनकार किया। वज़ीर आला ने नए IG पुलिस के लिए 3 नाम वफाक को भेज दिए हैं। नए IG में आमिर जुल्फ़िकार खान है, इनाम गनी और फयाज देव हैं। ये तीनों नाम अब वफाक को भेजे गए हैं। बात यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होती है, बल्कि पद के मज़ीद कई मुतनाज़ इक़दाम भी सामने आ रहे हैं। खबरों के मुताबिक पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट से अहम रिकॉर्ड तल्फ किया जा रहा है। अहम फाइलें और रिकॉर्ड गायब करने का अमल जारी है। तल्फ या गायब किए जाने वाले रिकॉर्ड में असम्बली इमारत की तामीर और मरम्मत का रिकॉर्ड शामिल है। और जियो न्यूज़ की खबर के मुताबिक नई मुलाजमतों से मुतालिक रिकॉर्ड नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया और कई अहम फाइलों और दस्तावेजात पर जालसाजी भी की गई है। ज़रा असम्बली सेक्रेटेरिएट का कहना है कि असम्बली सेक्रेटेरिएट रिकॉर्ड अहम शख्सियत के हुक्म पर तल्फ किया गया है और अहम शख्सियत के ताल्लुक वाले अफसरान रिकॉर्ड तल्फ करने में मुलव्विस हैं। उधर खातून अव्वल की करीबी खान के हवाले से आए रोज़ नए नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। एक्साइज रिकॉर्ड के मुताबिक फराह खान और उनके खाविन के नाम पर 19 गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं। फराह खान के नाम पर 2 पोर्शे समेत 12 गाड़ियाँ हैं। एक्साइज रिकॉर्ड के मुताबिक एहसन जमील गुजर के नाम पर मकामी बनी हुई 7 गाड़ियाँ हैं। फराह खान के नाम पर पोर्शे गाड़ियाँ 2013 और 2015 में खरीदी गई। महकमा एक्साइज ने दोनों गाड़ियों पर 11,81,000 रुपये रजिस्ट्रेशन कीमत में लिए। ज़राए का कहना है कि फराह खान ने 2019 में भी पोर्शे कार बुक कराने के लिए 3 करोड़ 60 लाख रुपए दिए। दूसरी जानिब पंजाब का आइनी बहरान लाहौर हाई चुका है। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब वज़ारत आला के लिए जो नामज़द उम्मीदवार है हमजा शहबाज और हुकूमत के अपने डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर की, जिनको एतराज़ के बाद सिर्फ इजलास बुलाने की हद तक मंजूर किया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से दरखास्तें समाअत के लिए मंजूर कर ली गई हैं। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी करते हुए 11 अप्रैल को जवाब के लिए तलब किया गया है और अदालत आलिया के मुताबिक स्पीकर के आइनी इख्तियारात और असम्बली रूल्स ऑफ बिजनेस में मुदाखलत नहीं की जा सकती। ताहम सिर्फ इजलास मुनक्किद कराने से मुतालिक दरखास्तें काबिल समाअत करार दी गई हैं, क्योंकि स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक दरखास्त अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। वफाक के बाद अब पंजाब के मामले में भी ये मामला अदालत में है। देखना है कि पंजाब में भी वफाक की तारीख दोहराई जाएगी या फिर मामला मजीद तूल इख्तियार करेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, ख़ास तौर पे जो पंजाब की है। यहाँ पर भी मामले के अंदर जो है वो ट्विस्ट दिखाई दे रहा है। इस वक्त जो कुछ हो रहा है वज़ीर आला पंजाब की तरफ से, क्योंकि वो एक्टिंग चीफ मिनिस्टर है, समझिए उनकी तरफ से अपना रेजिग्नेशन सबमिट किया गया, फिर उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई। अब वज़ीर आला जिसको नॉमिनेट किया परवेज़ इलाही साहब को हुकूमत की तरफ से, और फिर दूसरी तरफ हमजा शहबाज हैं, मुतहदा अपोजिशन के उम्मीदवार हैं। दोनों एतमाद का वोट लेने की तगोदो में है। ये सारा मामला कोर्ट के अंदर है और ऐसे में एक्टिंग चीफ मिनिस्टर की तरफ से IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को तब्दील करने के लिए 3-3 नाम भिजवाया जाना वफाक जहाँ पर आज वफाक की हुकूमत भी अपना आखिरी दिन गुजार रही है, वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई हुई है। एट दिस पॉइंट इन टाइम ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस गैर कानूनी नहीं है तो क्या है? ये सारा मामला है जो हुकूमती कैंप में हो रहा है। दूसरी तरफ अपोजिशन जो हुकूमत संभालने के लिए अंगड़ाई ले रही है, तैयार दिखाई दे रही है। कल तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब हो जाती है तो उसके बाद कायदे ऐवान के चुनाव का कोर्ट ऑलरेडी ये ऑर्डर कर चुकी है कि कल ही के रोज़ कायदे ऐवान के चुनाव का अमल भी मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चैलेंज, वो कहते हैं ना कि मुनीर, एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज ऑपोजिशन के लिए होगा कि इस वक्त जो हिचकोले खा रही है मईशत बीच भंवर के, उसको कैसे रिकवर किया जाएगा, कैसे मुस्तहकम किया जाएगा, किस तरह से रुपए की कदर बेहतर होगी, किस तरह डॉलर जो है उसको फिर उसके पर काटे जाएंगे
और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट है, ये तमाम खसारे जो माशी मैदान के अंदर हैं, इनको कैसे ओवरकम किया जाएगा, इस हवाले से ऑपोजिशन किस अज़्म का इजहार करती है, जरा उनके बयानात भी आपके सामने रखता है। इंतकाम का लफ्ज़ हमारे डिक्शनरी में नहीं है। कानून इंसाफ अपना रास्ता अपनाएगा और ये न गैब का इल्म हमें है न नैब का इल्म हमें है। अलबत्ता नैब न्याजी गठजोड़ को हम तोड़ के रहेंगे इंशाअल्लाह। हत्तुल मकदूर कोशिश करेंगे एंड पूरी कोशिश करेंगे कि हम सबको साथ लेकर चलें। अब ऑपोजिशन ये कह रही है कि कोशिश करेंगे कि हम सबको साथ लेकर चलें, और ऑपोजिशन ने ख़ास तौर पे हुकूमत को जो है वो ख़त में लिखा, उसमें कहा गया कि मिलकर मुशावरत के साथ कानून साजी के लिए आगे बढ़ना चाहिए है, मसालहत बहुत ज़रूरी है। ऑपोजिशन के इस मस्बत रद्दअमल का असर मुल्की माशी मैदान में भी देखा जा रहा है। आज तकरीबन 5 हफ्ते बाद डॉलर की कदर में कमी आना शुरू हुई, जबकि स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबार का मस्बत आगाज़ हुआ। मुल्की मईशत और ऑपोजिशन को दरपेश चैलेंजेस पर ही बात करेंगे। इस वक्त माहिर इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब हमें ज्वाइन कर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, गुज़श्ता रोज़ कोर्ट की तरफ से एक डिसीजन आया और डिसीजन आने के बाद आज माशी मैदान के अंदर कुछ अच्छी खबरें देखने को मिली। एक तो रुपए की कदर कुछ बेहतर हुई, स्टॉक एक्सचेंज जिसमें काफ़ी मंदी का रुझान देखा जा रहा था उसमें कुछ बेहतरी आई है। ये कहिएगा कि ये जुज़ वक्ती तब्दीलियाँ हैं, ये शॉर्ट टर्म हैं, या आपको लगता है खुशखबरियाँ आना शुरू हो जाएंगी? जी, आपने दुरुस्त निशानदेही की है। दोनों चीज़ें जो हैं, रुपए की कीमत जो है वो डॉलर के सामने बेहतर हुई है। स्टॉक मार्केट आई थिंक 5 या 600 पॉइंट जो है वो ऊपर थी। तो अगर रुपए को हम पहले ले लें तो महसूस ऐसा होता है कि जो बिजनेस कम्युनिटी है पाकिस्तान की, वो जज्बाती तौर पे इमरान खान साहब की हुकूमत की या पीटीआई हुकूमत से कुछ खुश नहीं लग रही थी। उनके सेंटिमेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव नहीं थे, और जब तक वो हुकूमत चल रही थी, गैर यकीनी की फजा चल रही थी, तो रुपए के ऊपर बड़ा प्रेशर था। जैसे ही ये लगा है कि उनकी हुकूमत जो है, पीटीआई की हुकूमत ख़त्म होने को आई है और शायद पीएमएलएन की हुकूमत बनने को जा रही है, तो आपने देखा कि स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान आया है, बुलिश रुझान जिसको कहते हैं, और रुपया भी कुछ बेहतर हुआ है। कि करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट भी हमारा जो है वाइडन होता जा रहा है, 35.4 बिलियन डॉलर्स के ऊपर खड़ा हुआ है। और फिर उसके साथ साथ जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है, लगता ये कि इकोनॉमी हमारी इस वक्त इंटेंसिव केयर यूनिट में है। मतलब जितना रुपये अंडर प्रेशर रहा, डॉलर स्काई रॉकेटिंग रहा, ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, हर तरह के डेफिसिट्स को फेस कर रहा है। तो जो भी नई गवर्नमेंट आती है उसके लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा इकोनॉमी? जी, ये असल सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। और अगर आप 2 या 3 इशारे अगर सामने रख लें, पहला इशारा तो ये है कि देखिए पिछले 3 साढ़े 3 साल में रुपए की कीमत जो है वो तकरीबन 50-55% डॉलर के सामने जो है वो नीचे आई है। तो एक फ्री फॉल हम देख रहे हैं। दूसरा इशारा ये है कि सिर्फ और सिर्फ मार्च के महीने में तकरीबन 5 अरब डॉलर की कमी आई है स्टेट बैंक के ज़खायर में। सिर्फ एक महीने के अंदर 5 बिलियन डॉलर गिरे हैं। और तीसरा इशारा ये है कि इस वक्त स्टेट बैंक के पास 11 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स पड़े हैं, जिसका मतलब ये है कि हम 2 महीने की इंपोर्ट भी नहीं खरीद सकते। अगर ये तीनों इशारियों को आप सामने रखें, तो मेरा खदशा ये है कि जिस माशी बहरान की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वो शायद आपने या मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले ना देखा हो। बहुत ही संगीन हालात हैं, बहुत ही ख़तरनाक सिमत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और अगर सिमत की करेक्शन ना की गई, अगर उस सिमत को ना बदला गया, तो जिस तरफ हमने देखा है, जो आज हालात श्रीलंका में नज़र आ रहे हैं, खुदा ना करे कि हम भी लगता ही है कि उसी सिमत में जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट। देखिए कि ये जो ट्रेड डेफिसिट है वो 5.4 बिलियन डॉलर्स हो गया सिर्फ 8 महीने के अंदर, जो एनुअली जो हमने टारगेट रखा हुआ था, आई थिंक इट वाज 28.4 बिलियन डॉलर्स। और फिर जो सिचुएशन इस वक्त है, मतलब वो जो हमारा इस वक्त रिजर्व्स की सिचुएशन है, और फिर उसके अलावा जो है एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग का जो बर्डन हम पर बहुत बढ़ता चला जा रहा है। तो बड़ा सादा सा सवाल ये है कि इसहाक डार साहब की मुशावरत में या मिफ्ता इस्माइल साहब की मौजूदगी में ये सारी माशी काया पलटना आसान होगा? सर, प्रैक्टिकल है अगले 6 महीने साल के अंदर? देखिए, मुमकिन ज़रूर है, मुश्किल बहुत है। और उसकी वजह यह है कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान जो है, वो हमारी मईशत के ऊपर सबसे बड़ा बोझ जो है वो हुकूमत पाकिस्तान खुद से है। जिस मैग्नीट्यूड के खसारे किए जा रहे हैं बिजली के शोबे के अंदर,
हम कोई 2.5 खरब रुपए, ट्रिलियन रुपीस का खसारा कर चुके हैं। इसी तरह पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में कोई 2000 बिलियन का खसारा है। हम अपनी मईशत को जो है वो कंपेटिटिव नहीं बना पाए, जिसके नतीजे में हम एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा पा रहे हैं। सिमत बदलना मुश्किल बहुत है, लेकिन मुमकिनात में से है। टाइम फ्रेम जो है वो 6 महीने, आपने दुरुस्त कहा कि बहुत कम होंगे उसकी सिमत को बदलने के लिए। लेकिन टू बिगिन विद जो 2 बड़ी चीजें हैं, जो डॉलर का जो डॉलर की फुकदान होने वाली है, जो डॉलर खत्म होते नजर आ रहे हैं खजाने के अंदर, सबसे पहला फोकस तो उसके ऊपर करना पड़ेगा। और वो आईएमएफ के बगैर, आईएमएफ की मदद के बगैर, आईएमएफ के प्रोग्राम के बगैर मैं समझता हूँ कि वो हम नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, लास्टली ये फरमाइएगा कि सियासी तौर पर जो नई आने वाली हुकूमत है वो इस माशी सूरत हाल का नुकसान तो नहीं उठाने वाली? यानी इमरान खान साहब की हुकूमत को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन जो भी नई हुकूमत आएगी क्या वो एक्सपोज नहीं हो जाएगी अगर इसको जो है काउंटर फाइट नहीं कर पाएगी और अल्टीमेटली इसका नुकसान उठाएगी, खसारे में रहेगी? जी, वैलिड सवाल है। वंस अगेन देखिए, मुझे खदशा इस चीज़ का है कि नई हुकूमत आएगी तो जो बारूदी सुरंगें पीटीआई की हुकूमत बिछा के जा रही है, जैसे वो 10 रुपए फी लीटर की जो सब्सिडी थी, जो इमरान खान साहब ने ऐलान किया था, 5 रुपए की सब्सिडी बिजली की थी, अब सिर्फ पेट्रोल और डीजल की मद में तकरीबन 3 अरब रुपए का रोजाना का नुकसान हो रहा है। यानी कि आप सोचिए तकरीबन 100 अरब रुपए की सब्सिडी है माहाना की बेसिस पे। तो जब नई हुकूमत आती है ये सब्सिडी खत्म करनी पड़ेगी, जिसका मतलब ये होगा कि पेट्रोल और डीजल जो आपको और मुझे खरीदना होगा वो कहीं 200 रुपए से ऊपर चला जाएगा, और फिर उस वक्त अवाम जो है उसके ऊपर मजीद बोझ पड़ने लगेंगे। तो बड़ा मुश्किल होगा नई हुकूमत को ये सारी चीजें कंट्रोल करने में। दूसरी चीज ये है कि मेरे नजरिए में सिर्फ एक सियासी पार्टी शायद ये चैलेंजेस जो हैं माशी महाज पे उनको बर्दाश्त ना कर पाए, उनको फेस ना कर पाए। तो बहुत ही अच्छा होगा कि सारी सियासी जमातें इस तरह जोड़ के बैठें और किसी किस्म का चार्टर ऑफ इकोनॉमी जिसकी बात हो रही है उसकी गाइडलाइंस और उसकी उसकी मतलब उसकी जो पॉइंट्स हैं उनको इकट्ठा करके रखें। बहुत शुक्रिया। फारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। अब हुकूमत ने कुछ ऐसी लैंडमाइंस बिछाई हुई हैं इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर कि जिसको अबूर करना आने वाली हुकूमत के लिए यकीनन डिफिकल्ट होगा। इस वक्त जो डेफिसिट्स है वो करंट अकाउंट डेफिसिट हो, वो ट्रेड डेफिसिट हो, खासतौर पे ट्रेड डेफिसिट तो मजीद वाइडन होता चला जा रहा है। ऑल दो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो मॉनिटरी पॉलिसी है वो गुज़श्ता रोज़ रिवाइज की गई है, जिसपे 250 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा कर दिया गया है। 2.50 जो शरह सूद है वो इंक्रीज़ की गई है। अब इससे डॉलर सिस्टम में कितने पंपिंग होंगे, क्योंकि डॉलर्स जिस तरह से सिस्टम से निकले हैं यूँ लगा जैसे सरमायाकारों का एतमाद उठ रहा है, को ट्रस्ट डेफिसिट है, क्रेडिटर्स का एतमाद उठ रहा है कि डॉलर्स जो हैं वो दे आर गोइंग वेरी रैपिडली आउट फ्रॉम द सिस्टम। क्या वो वापस आएंगे? क्या सरमायाकारों का एतमाद बहाल होगा? आज जो स्टॉक मार्केट के अंदर रुझान देखा गया है उससे तो ये लगा है कि जैसे सरमायाकार या बिजनेस कम्युनिटी ये समझती है कि रेजीम चेंज से जो इकोनॉमिक सेक्टर है उसके अंदर कुछ मस्बत तब्दीलियाँ आएंगी, खुशगवार माहौल होगा। क्योंकि वन ऑफ द इंडिकेटर्स तो ज़रूर है स्टॉक मार्केट। अगर ये कहें कि एब्सोल्यूट इंडिकेटर ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन वन ऑफ द इंडिकेटर्स अगर की इंडिकेटर्स के तौर पर देखा जाए तो उससे लग ये रहा है कि सरमायाकारों का एतमाद जो है वो रिजीम के चेंज के कुछ बदलेगा, वो ट्रस्ट जो है वो बहाल होगा और सिस्टम में जो है वो डॉलर्स जो है वो आना शुरू होंगे, रुपए की कदर मुस्तहकम होगी और मामलात मिलाकर जो है वो कुछ बेहतरी की जानिब गामजन होंगे जो हमारे इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर। लेकिन उसके बावजूद 6 महीने या 1 साल नई आने वाली हुकूमत के लिए ये कहना कि बिल्कुल माशी जो काया है वो पलट जाएगी, शायद ये कहना एक बहुत बड़ी बात होगी। ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन चैलेंजिंग बहुत ज़्यादा है और बहुत बड़ा चैलेंज होगा नई हुकूमत के लिए कि वो इसको कैसे ओवरकम करते हैं। अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन आ जाया है। इस डिसीजन पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स यानी पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों पर महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए इसे गैर आईनी करार दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है और तहरीरी फैसले में चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा कि इजहार राय की आज़ादी हक है और आइन के तहत दिए गए तमाम दीगर हुकूक को तक़वियत देता है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आज़ादी इजहार और मालूमात हासिल करने का हक माशरे की तरक्की,
तरक्की और खुशहाली के लिए ज़रूरी है, इनको दबाना गैर आइनी और जमहूरी इक़्तिदार के मुनाफी है। अदालत ने कहा कि हद के इज़्ज़त को जुर्म बनाना, गिरफ्तारी और कैद के ज़रिए इनफरादी साख का तहफ़्फ़ुज़ और इसके नतीजे में सर्द मोहरी का असर आइन की खिलाफ वर्जी है और इसका गलत होना शक से बालातर है। फैसले में कहा गया है कि पीका ऑर्डिनेंस आइन और इसके तहत फराहम करदा बुनियादी हुकूक, खासतौर पर आर्टिकल 9, 14, 19 और 19A की तौहीन करते हुए नाफिज किया गया था, जिसमें दायरा इख्तियार की पेश की शराइत भी मौजूद नहीं थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पीका ऑर्डिनेंस और इसके नफाज को गैर आइनी करार दिया और इसे ख़त्म कर दिया है। नवंबर 2020 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत ने पीका के तहत सोशल मीडिया के कवानीन मरतब किए, जिस पर डिजिटल राइट्स के कारकुनान, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ पाकिस्तान और एशिया इंटरनेट कोलेशन ने तनकीद की थी और कानून को वहशियाना करार दिया था। न सिर्फ ये, बल्कि सहाफ़ती तंजीमों की तरफ से भी इस पर आवाज़ उठाई गई थी। जब हुकूमत से बात की गई तो हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ दिया कि असल में हम फेक न्यूज़ का गला घोंटना चाहते हैं, हम फेक न्यूज़ के खिलाफ हैं। लेकिन इस पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के अंदर कहीं फेक न्यूज़ की कोई तारीफ नहीं की गई थी और बादिन नज़र में यह दिखाई दिया कि हुकूमत असल में एक ऐसा कानून बनाना चाहती है कि जिसके तहत वो जब चाहे, जहां चाहे, किसी भी खबर की बुनियाद पर, किसी भी कही हुई बात की बुनियाद पर किसी को भी उठा ले, उसको 6 महीने तक अंदर रखा जाए, उसको जो है ज़दोकोब किया जाए, प्रेशराइज़ किया जाए और उसके बाद, क्योंकि 6 महीने तक जो है वो नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी होंगे, आप ज़मानत नहीं करा सकते, ट्रायल होना था और उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचना था, तो फिर उस 6 महीने का हिसाब कौन देता। और इसी ऑर्डिनेंस के तहत इसी सारी कशमकश के अंदर एक सहाफ़ी को उठाया भी गया, मोहसिन बेग साहब को, और उसके बाद यकीनन वो कोर्ट ऑर्डर्स के तहत रिलीज़ हो गए। लेकिन आज ये साबित हुआ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने साबित किया है कि पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस, जिसमें शिक 20 में तरमीम की गई थी, वो बिल्कुल गैर आइनी थी और गैर कानूनी थी। यानी जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया, एक लैंडमार्क जजमेंट गुज़श्ता रोज़ दी, जिसे बताया कि किस तरह पार्लियामान के अंदर आइन की धज्जियां उड़ाई गई थी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किया गया था। आज एक और कॉन्स्टिट्यूशन से जो खिलवाड़ किया जा रहा था, जो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स की, एंड वन ऑफ दी आर्टिकल्स वाज 19A, जो आज़ादी इजहार राय की बात करता है, उसकी सरीन खिलाफ वर्जी थी। तो आज उसको भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर यह फैसला देकर साबित किया है कि जो गैर आइनी और गैर कानूनी इकदामात हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, वो दे स्टैंड नल एंड वॉइड। एक बहुत बड़ी सुबकी का सामना ज़रूर आज हुकूमत को करना पड़ा है, क्योंकि उस वक्त जब हम सवाल उठाते थे तो हमारा सवाल करना अच्छा नहीं लगता था, गिरा गुजरता था, हमें शक की निगाह से देखा जाता था, फेक न्यूज़ से जोड़ा जाता था और तरह तरह की बातें की जाती थी। लेकिन आज जब ये डिसीजन आया है तो यकीनन मैसेज इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर कि आप आज़ादी इजहार राय का गला नहीं नहीं घोंट सकते और अपने मन चाहे फैसले नहीं कर सकते हैं, किसी को इस तरह से प्रेशराइज नहीं किया जा सकता है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा है, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।